हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी के कुछ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एआईवीई का जो एग्ज़ाम होता है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज बताने जा रहा हूँ टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है एआईवी का उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। क्योंकि वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फिर से इस क्वेश्चन में यानी इस वीडियो में रिपीट किए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप पूरा वॉच कर लेना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, क्योंकि आखिर में भी आप करेंगे ही, क्योंकि आपको ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगी। अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको पिछले सेटों से ही मिले आए हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो पिछले सेट में आ चुके हैं, यानी कि अधिकतर क्वेश्चन हैं जो हर साल हर सेट में मिलते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, यही आप देख लेना, ये आपको कम से कम 4-5 सेट में मिल जाएगा। पिछले 10 सालों के जो सेट आती हैं उनमें 4-5 साल आया हुआ है ज़रूरी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ये बिल्कुल पूरी तरह तैयार कर लेना। और ये मैंने एक आध वीडियो में और बताया, और इससे नीचे वाला क्वेश्चन है ये भी मैंने एक और क्वेश्चन में और बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कहता है, इसमें आपको रूल तो जैसे पता ही होंगे कि किस तरीके के रूल है, कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर यानी कि जो अपने मन में सोच लेना है कि आपका आंसर ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी। तो इनमें से एक आंसर आपको सोच लेना है, और जब आप एक आंसर अपना सोचेंगे तो फिर इससे आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। मैं आपको जब राइट आंसर बताऊँगा, जो आपका राइट आंसर होगा, तो उससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मेरा जो आंसर था वो राइट था या रॉन्ग था। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी किसी भी तरह की समस्या, कोई क्वेश्चन का डाउट, किसी चीज़ का भी डाउट या कोई टॉपिक का डाउट हो, वो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वो टॉपिक भी क्लियर कर दूंगा। और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो में कोई कमी आए तो फिर उसको ही बता देना, मैं उस प्रॉब्लम को सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि हत्या के लिए ट्रायल के दौरान अभियोजक का आरोप है कि हत्या का हथियार, यानी कि हत्या की गई उसका ट्रायल के लिए जो हथियार का उपयोग किया गया, उसका हथियार आरोप के घर पे, यानी उसका हथियार आरोपी के घर पर है, लेकिन उसकी पत्नी उन्हें घर में घुसने नहीं दे रही, यानी पुलिस वाले जो हैं उन्हें उसकी पत्नी घर में नहीं घुसने दे रही। जबकि दूसरे व्यक्ति ने आरोप लगाया कि इनने मेरे हत्या करने की कोशिश की है। मान लो उसने मुझे चाकू से मारने की कोशिश की और वो चाकू उसने अपने घर में छुपा के रखा है, लेकिन उसकी जो जिसने मारने की कोशिश की है उस व्यक्ति की पत्नी उसे घर में नहीं घुसने दे रही है पुलिस वालों को। तो अभियोजन के पक्ष को हत्या के हथियार को सुरक्षित करने के लिए अदालत क्या करना चाहिए, यानी कि जो हत्या का जो हथियार है या कोशिश की या हत्या कर दी, उसका जो हथियार है उसे सुरक्षित, यानी कि वो उसे ख़त्म ना कर दें, उसे कहीं गाड़ ना दें, उसे जला ना दें, यानी कहीं उसे नष्ट ना कर दें, डिस्ट्रॉय ना कर दें। तो उससे बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अदालत क्या करेगी? तो अदालत ने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि अदालत इनमें से कोई एक काम करेगी। आपको बताना है इनमें से अदालत कौन सा काम करेगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कि पत्नी की गिरफ्तारी का आदेश देगी, यानी जो पत्नी उसे घर में नहीं घुसने दे रही है उसको गिरफ्तार करवा दी, या पत्नी को न्यायिक हिरासत का आदेश देगी, यानी कि जो पत्नी को यानी कि पकड़वा लिया जाएगा कि उसे भी हिरासत में ले लिया जाए, क्योंकि वो भी यानी कि उसके संग व्यक्ति के संग मिली हुई हो सकती है। या फिर सी में कहता है कि न्यायिक समिति को नियुक्ति का आदेश, यानी न्यायिक समिति को नियुक्ति का आदेश देगी। तो यानी कि उसकी अलग से समिति बनाएगी कि यानी कि क्या किया जाए इसके लिए। या फिर इसमें डी में कहता है कि हत्या का हथियार के लिए आरोपी के घर का निरीक्षण करने के लिए सर्च वारंट। तो जाहिर सी बात है, देखिए आप भी समझ गए होंगे और मैं भी, यानी कि मैं बताता हूँ आपको। तो इसका जो आपने देखा क्वेश्चन, तो यहाँ पे सर्च वारंट, यहाँ पे एक शब्द आया सर्च वारंट वाला। तो यहाँ पे अधिकतर ये होता है कि जो ये हथियारों वगैरह होती हैं उनकी खोजबीन के लिए हथियारों, यानी उसके जो आरोपी है उसके घर का सर्च वारंट जारी करते हैं ये लोग। तो सर्च वारंट ही यहाँ पे जारी किया जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने जैसे सोच लिया होगा कि आंसर ए, बी, सी, डी, और जहाँ तक है अब लोग आप समझ भी गए होंगे कि इसका आंसर ए, बी, सी, डी क्या हुआ। तो अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी बता दें, और मैं बता देता हूँ इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हत्या का जो हथियार के लिए आरोपी के घर का निरीक्षण करने के लिए सर्च वारंट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और
जो पहला वाला मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप पूरी तरह तैयार कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की। क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की, ठीक है, और वह हत्या के हथियार के साथ थाने पर पहुंच गई। यानी कि एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की और वह पत्नी ही खुद को हथियार के संग थाने में पहुंच गई, यानी कि सरेंडर करने के लिए। और पुलिस के सामने कबूलती है कि नीचे दिए गए सिद्धांत को देखते हुए पुलिस के लिए इससे सही कार्रवाई क्या होगी। यानी कि इसमें क्वेश्चन में कहा है एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और वो अपने हथियार के संग ही पुलिस थाने में पहुंच गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो फिर अब जो पुलिस है वो किस नीचे दिया गया सिद्धांत है, नीचे ये 4 सिद्धांत दिए गए हैं, तो इनमें से निम्न में से किसके अंतर्गत वो कार्रवाई करेगी। तो यहाँ पे यानी कि ये ऑप्शन है और सिद्धांत ये ऊपर वाले दे रखा है। तो इसका सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत का आप ध्यान देंगे। यहाँ पे ये सिद्धांत दे रखा है। तो यहाँ पे कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी भी जांच के दौरान अपना बयान या स्वीकारोक्ति देना चाहता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति कोई जांच चल रही है, जैसे कहीं पे किसी भी चीज़ की किसी मामले की जांच चल रही होती है और उसके दौरान वह अपना बयान देना चाहता है, यानी कि उससे संबंधित कोई बयान देना चाहता है या स्वीकारोक्ति या फिर वो अपने जो गुनाह है उसे कबूल कर लेता है, तो यानी सरेंडर कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के तहत ये मेट्रोपोलिटन महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा कर सकता है। यानी कि ये व्यक्ति कब कर सकता है ऐसा, ये महानगर के समक्ष कर सकता है, मेट्रोपोलिटन न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखी हैं इनमें से कि इसमें से क्या उसके जो क्या चीज़ करेगी, उसके लिए जो पुलिस है वो किसके तहत जांच करेगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अपने स्वीकारोक्ति को दर्ज करने के लिए महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, यानी कि जो पुलिस वाले हैं उस महिला को उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए उसे महानगर या कहें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और सेकंड में कहता है रिकॉर्ड ए बयान, यानी उसका जो बयान है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और उस पर साइन कराए जाएंगे, हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि एक अलग पन्ने पे लिखा भी जाएगा और उसको टेप रिकॉर्डर में से रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद में उसके साइन कराए जाएंगे। या अपने स्वीकारोक्ति को दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, या हत्या के जो हथियार है उसे आरोपी के घर का निरीक्षण करने के लिए सर्च वारंट जारी करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे जिसकी A है, B है, C है। तो इसमें से आप आंसर अपना जो आंसर है उसे सोच के रखना। और मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। मजिस्ट्रेट के समक्ष, जाहिर सी बात है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे पुलिस वाले, क्योंकि जब इसमें ऊपर दे रखा है ये जो सिद्धांत है उसमें कहता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष ही वो अपना ऐसा कर सकता है। ये मजिस्ट्रेट के समक्ष ही अपना जो बयान है और जो जितना भी कार्रवाई है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष ही कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो पुलिस वाले होंगे वो मजिस्ट्रेट के समक्ष ही उसे प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कहता है, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे कहता है एक हत्या के एक गवाह एक पहली सूचना रिपोर्ट फाइल, यानी कि देखो पहली सूचना रिपोर्ट फाइल FIR, ये FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जिसकी इसकी पूछ लेता कभी कहा कि FIR की फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में कहें तो पहली सूचना रिपोर्ट फाइल या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल, ठीक है। तो एक हत्या गवाह एक पहली यानी एक FIR, लेकिन उस समय वह सदमे की स्थिति में था। एक गवाह है जिसने यानी FIR दर्ज हो चुकी है उस व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन वह अभी सदमे की स्थिति में है, अपने बयान पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वो जाहिर सी बात है सदमे में है तो अपने बयान कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो निम्नलिखित कथन यानी कि कथन दे रखे हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन सही होगा इसके लिए, जो व्यक्ति के ऊपर बातचीत चल रही है इसके लिए कौन सा कथन नीचे सही होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें पहले में कहता है कि FIR अमान्य है
क्योंकि एक सदमे की स्थिति में और इसीलिए असवन मन की, यानी कि वो एफआईआर जो है वो अमान्य है क्योंकि वह सदमे की स्थिति में है और ये अस्वस्थ नहीं है, यानी कि एफआईआर बेकार है, ये खुद ही बनाई गई है। और सेकंड में कहता है कि एफआईआर अमान्य है क्योंकि इसमें हत्या के सभी ब्यौरे शामिल नहीं हैं, यानी कि एफआईआर अमान्य है क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है वो सदमे की स्थिति में, तो वो हत्या कैसे कर देगा। इस तरीके से ये इसमें क्वेश्चन में कहता है। और नेक्स्ट में कहता है कि एफआईआर परीक्षण का एकमात्र आधार नहीं है। एफआईआर जो है वो केवल परीक्षण का एकमात्र आधार नहीं है। एक परीक्षण के दौरान लापता विवरण के साथ अपने बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यानी कि एफआईआर के दौरान क्या होता है, जैसे एफआईआर में क्या हुआ है कि एकमात्र आधार नहीं है कि परीक्षण कर लिया सिर्फ एफआईआर दर्ज हो गई, नहीं। एफआईआर के दौरान जो होता है लापता विवरण, यानी कि जो विवरण होते हैं उन्हें खोजा जाता है, के साथ बयान रिकॉर्ड भी किया जाता है, आखिर कौन कौन वहाँ उपस्थित था, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाता है। और डी में ये कहता है कि एफआईआर के आधार पर पूछताछ वापस, जो एफआईआर के आधार पर पूछताछ वापस लिया जाना चाहिए और दूसरे एफआईआर तैयार किए जाने चाहिए, कि यानी कि वो जो एफआईआर है उसे वापस ले लो और दूसरी अपनी एफआईआर तैयार करो। तो इसमें से आप एक आंसर सोचना है, तो देखिए ये क्या हो सकता है इसका आंसर, आप एक आंसर सोचना, मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है, यानी कि आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एफआईआर परीक्षण का एकमात्र आधार नहीं है, उसके लिए लापता विवरण, यानी कि जो विवरण है उन्हें एकत्रित किया जाता है तथा साथ ही बयान भी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन में ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एजुडेम जेनेरिस के सिद्धांत का सबसे सटीक वर्णन है। ये एक, यानी सिद्धांत का नाम मानो कि सिद्धांत का सबसे सटीक वर्णन निम्न में से किस में है। यहाँ पे ये पूरे सिद्धांत दे रखे हैं, विवरण दे रखा है। तो नंबर ए में कहता है जहाँ पर जटिल वाक्य में एक से अधिक विषय होते हैं और एक से अधिक वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु होते हैं और एक से अधिक वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तुओं को उसके उपरोक्त विषय पर लागू करके ये वितरणात्मक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। और बी में ये कहता है कि यदि कोई अपबंध में कई मामलों को शामिल किया गया है लेकिन उनमें से केवल कुछ का उल्लेख है तो इन्हें प्रस्ताव से बाहर रखा जाता है। सी में कहता है एक शब्द या वाक्यांश का अर्थ यह नहीं कि जितना कि यह अकेला खड़ा है बल्कि उसके परिवेश में आलोक में है। और यहाँ पे जो डी में कहता है कि डी में कहता है कि जहाँ एक ही जाति से संबंधित दो या दो से अधिक, यानी दो या अधिक ये मद्दों की सूची सामान्य शब्दों के बाद की जाती है, सामान्य शब्दों का एक वर्ग तक सीमित माना जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये थोड़ी घुमाव वाला क्वेश्चन आती हैं इस टाइप के, तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूरी तरह जरूर ही याद रखना है क्योंकि जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा घुमाव होता है वो क्वेश्चन उतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो पूरी तरह राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता किस प्रावधान 1908 में कहा गया है, यानी कि संहिता के किस प्रावधान 1908 में कहा गया है कि एक सेट ऑफ या जवाबी दावे के लिए रक्षा के माध्यम से, यानी रक्षा के माध्यम के से नहीं होगा, रक्षा के माध्यम के अलावा किसी प्रतिवादी के लिखित बयान के बाद कोई सिफारिश नहीं की जा सकती है, की जाएगी सिवाय न्यायालय की छुट्टी के अलावा, और यानी छुट्टी के अलावा कौन सी, यानी और जैसे शब्दों और सी जैसे शब्दों पर हमेशा टी फिट सोचता है। तो यहाँ पे 4 दे रखा है। ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल जरूर तैयार कर लेना है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर ही देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले में कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के बाद की सिफारिशों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के बाद की सिफारिशों के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और बी में ये कहता है कि सिविल प्रक्रिया 1908 के आदेश 8वीं नियम 9 के बाद सिफारिश का प्रावधान है। और सी में कहता है सिविल प्रक्रिया 1908 के आदेश 7 नियम 1 जो एक सादे का विवरण निर्धारित करता है, बाद में सिफारिशों को दाखिल करने का प्रावधान करता है। और डी में कहता है कि आदेश द्वितीय सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 2 1908 में सिफारिशों का प्रावधान है। तो इसमें आप ABCD इनमें से एक कुछ, ये जो एक आंसर है वो से सोच के रख लेना और कमेंट बॉक्स में अभी बता दें आपका जो आंसर हो सकता है ABCD। मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा वाला राइट आंसर होगा। कमेंट करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो आपके जैसे पेन से हाथ से निकलता है तो वो याद रहता है, उसी तरीके से अगर आप कमेंट में करेंगे या कहीं भी लिखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी बार। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं बता देता हूँ आपको जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8वीं नियम 9 में बाद में सिफारिश की प्रावधान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं और इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ये वीडियो किसी एक व्यक्ति के संग शेयर जरूर करना जिसको इसकी आवश्यकता हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक काम के एक टेस्टम लेख पत्र के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सटीक है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। इनमें देखा है कि इसे किसी मामले को स्वीकार किया जा सकता है या किए गए वायदे के लिए प्रतिफल या समकक्ष, यानी प्रतिफल या समकक्ष मतलब एक होता है प्रतिफल या समकक्ष के रूप में सहमति दी जा सकती है। और बी में कहता है कि यह विचारण प्रक्रिया करने वाले कार्य में खंड हैं। और सी में कहता है कि यह एक ऐसे कारनामे का गवाह है जिसमें पार्टियों की मंशा है। और इसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि यह संपत्ति या ब्याज की मात्रा का वर्णन किया जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें यहाँ पे और आप लोगों ने जैसे क्वेश्चन को समझ लिया होगा और इसके जो आंसर है इनको भी समझ लिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो केवल एक ऐसे कारनामों का गवाह है जिसमें पार्टियों का मंशा है। ये लेख पत्र के बारे में इसमें पूछा है, टेस्ट लेख पत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान सटीक है, तो इसमें ये सी वाला सटीक हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा के भी कह सकता है कि एक कारनामे की गवाह जिसमें पार्टियों की मंशा है वो किसके अंतर्गत रखा है, यानी को क्या कहेंगे या ये बयान किस में कहा जाता है, तो एक टेस्ट लेख पत्र के बारे में कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है निम्नलिखित, यहाँ पे 7 क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित बयान की रक्षा यानी निम्नलिखित बयान की रक्षा के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा प्रतिवादी लेने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे एक, यानी कि इसका मतलब है कि एक लिखित बयान यहाँ पे है एक लिखित बयान में रक्षा के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा प्रतिवादी लेने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो पहले में कहता है बाद की रखरखाव पर कानूनी बचाव। बी में कहता है कि स्वीकारोक्ति और परिहार की यानी कि विशेष रक्षा। और सी में कहता है कि विशेष रूप से तथ्य के प्रत्येक आरोप से निपटने के लिए सादे में तथ्यों का
ट्रेवलर्स, या और डी में कहता है कि अस्पष्ट, गोलमाल या रूटीन ये खंडन देकर सादे में तथ्यों का ट्रेवलर्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोगों ने जैसे क्वेश्चन समझ लिया होगा कि बयान की सुरक्षा के लिए कौन सा इनमें से प्रतिवादी अनुमति नहीं देता यहाँ पे। तो आप एक अपना आंसर सोच के रख लेना। ये केवल इम्पोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा मैं ऐसे, क्योंकि ये घुमाव नहीं है, तो इसलिए ये केवल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये याद रखना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। और ABCD आप एक आंसर अपना सोच के रख लेना। मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पष्ट, गोलमाल या रूटीन खंडन देकर सादे के तथ्यों का ट्रेवलर्स। तो अपने 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इनमें ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बयान साक्ष्य रूप से यानी साक्ष्य के कानून के बारे में सटीक बैठता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साक्ष्य का कानून ये प्रतिक्रियात्मक कानून नहीं है बल्कि एक ठोस कानून है। साक्ष्य का कानून आमतौर पर दीवानी और आपराधिक कार्यवाहियों में किसी प्रकार लागू नहीं होता। सी में कहता है कि साक्ष्यों के कानून को संहिताबद्ध नहीं किया जा सकता। डी में कहता है साक्ष्य के कानूनों में सामान्य नियम है कि एक तथ्य को साबित करने का बोझ उस पार्टी पर है जो एक तथ्य पर आरोप लगाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखें हैं, जैसे कि आप लोगों ने समझ लिया होगा क्वेश्चन क्या कहता है, और मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। साक्ष्य के कानून में सामान्य नियम है कि एक यानी कि इसका नियम बताया इनमें से कौन सा साक्ष्य का जो कानून के बारे में सटीक बैठता है, तो इसमें डी सही बैठता है। साक्ष्य के कानून में सामान्य नियम है कि एक तथ्य को साबित करने का बोझ उस पार्टी पर है जो एक तथ्य पर आरोप लगाती है, यानी साबित वो करेगी जो कि उस दूसरे पर आरोप लगा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 9th क्वेश्चन में क्या कहता है कि 9th क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा यानी कौन सा मुद्दे में एक तथ्य के बारे में सटीक है। इनमें से कौन से मुद्दे में एक तथ्य के बारे में सटीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या था कि इसमें कोई भी चीज़ शामिल है जो इंद्रियों द्वारा माना जा सकता है और कोई भी मानसिक स्थिति जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति सचेत है। बी में कहता है कि इसमें कोई भी तथ्य शामिल है जिसमें से या तो स्वयं या अन्य तथ्यों के संबंध में अस्तित्व, गैर अस्तित्व, प्रकृति या किसी अधिकार, दायित्व या विकलांगता की सीमा किसी भी बात या कार्यवाही में जोर दिया या अस्वीकार किया गया हो तो आवश्यक रूप से इस प्रकार है। या फिर सी में कहता है कि सभी संबंधित तथ्य इस तथ्य का हिस्सा हैं। या डी में कहता है कि इस मुद्दे पर एक तथ्य न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया सर्वोत्तम साक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ABCD ये आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए MI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल घुमाऊ वाला क्वेश्चन है। इसमें जो व्यक्ति को जितना टाइम लगेगा अधिकतर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो मैं बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनमें से कोई भी तथ्य यानी कि ये बी वाला क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा आंसर जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसमें ये कहता है, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक दें तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी न्यू व्यक्ति ऐसा हो जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हो तो उसके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि इस चैनल पे आपको आने वाले हर पेपर, हर जो जितने भी सरकारी एग्ज़ाम होंगे, जितने भी प्राइवेट एग्ज़ाम होंगे, उनसे संबंधित जानकारी, उनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर उनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन हो चुके हैं उन सब के आंसर और जो क्वेश्चन है वो हिंदी में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देख लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। तो एक बंदे को ये वीडियो सेंड जरूर कर देना किसी एक ग्रुप में। तो इसमें ये कहता है, प्राथमिक और माध्यमिक साक्ष्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा
कम सटीक है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है कि इसमें कह रही है कम सटीक है। अधिकतर व्यक्ति सोचेंगे कि इसमें ये कहा है कि कौन सा सटीक है, जबकि ये कहा है कि कौन सा कम सटीक है प्राथमिक और माध्यमिक साक्ष्य के बारे में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, तो इसमें से हमें कम सटीक वाला इसका खोज करनी है। तो यहाँ पे पहले में कहता है दस्तावेजों की विषय वस्तु को प्राथमिक या माध्यमिक साक्ष्यों द्वारा साबित किया जा सकता है। या बी में कहता है कुछ निर्धारित परिस्थितियां हैं जहां दस्तावेज साबित करने के लिए द्वितीय साक्ष्यों का उपयोग किया जाता है। सी में कहता है प्राथमिक साक्ष्य प्रश्न में तथ्यों की सबसे बड़ी निश्चितता प्रदान करते हैं। डी में कहता है कि धारा 63 के मध्य ये धारा 63 माध्यमिक साक्ष्यों की एक संपूर्ण परिभाषा प्रदान करती है। तो मैं आप इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपको ये वीडियो को रिवीजन के तौर पे ज़रूर देखना चाहिए। कि मेरी सलाह तो ये है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको रिवीजन बताया था, तो उस वीडियो से बहुत लोगों के लिए समझ में आया था, उन्होंने बताया था कि मेरे समझ में आया है, क्योंकि रिवीजन करने से बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं और क्वेश्चन है आंसर हमें डायरेक्ट पूरी याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं लेकिन हाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसका जो आंसर है उसमें से एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो उसमें से कैसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे इसमें है धारा 63 माध्यमिक साक्ष्य की एक संपूर्ण परिभाषा प्रदान करती है। तो जैसे ये क्वेश्चन तो बना हुआ है प्राथमिक साक्ष्य की कौन सा कम सटीक है, ठीक है, ये यानी सटीक कम है ये कि धारा 63 माध्यमिक साक्ष्यों की यानी कौन सी धारा माध्यमिक साक्ष्यों की यानी कि एक संपूर्ण परिभाषा प्रदान करने में कम सटीक है, यानी कि कम प्रदान करती। तो इसमें धारा आएगी धारा 63, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूरे होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि इस चैनल पे आपको सारी इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह हो जो कि तैयारी करना चाहता हो तो उसके लिए ये जो वीडियो है चैनल लिंक है ये शेयर जरूर कर देना। और चैनल पे ना हो तो चैनल को आप जाते जाते एक लाइक तो जरूर कर देना। और आपने एक कमेंट तो अभी तक कर ही दिया होगा, कमेंट नहीं किया होगा तो कोई एक कमेंट तो जरूर करना है, ताकि आप रिवीजन करते समय आपको कमेंट करके करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपके जितने भी आगे के जो पेपर आएंगे वो सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिलेंगे और उसके बाद में आपको और चैनल पे मिलेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।